नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत राजपूत राज्यों और मुगल साम्राज्य के साथ उनके संबंध किस प्रकार के थे, उसके संबंध में हम आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मुगल साम्राज्य के प्रति की गई उनकी सेवाओं और उनके आसपास की राजनीतिक शक्तियों यथा मराठे, जाट और अन्य राजपूत शासकों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे, उसके बारे में इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह की 1667 में मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनके पुत्र राम सिंह को आमेर राज्य का टीका और 4000 जात व 4000 सवार का मनसब प्रदान किया। औरंगजेब को राम सिंह में पूर्ण विश्वास नहीं था, अतः औरंगजेब ने राम सिंह को अधिकांश समय सीमांत प्रांतों जैसे आसाम और अफगानिस्तान में ही नियुक्ति पर रखा। राम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बिशन सिंह को आमेर का टीका दिया गया, परंतु 1700 ईस्वी में बिशन सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जयसिंह को आमेर राज्य का टीका मिला। यही जयसिंह आगे चलकर जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जयसिंह बाल्यकाल से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और बातचीत में बहुत निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर उसका नाम सवाई जयसिंह रखा, क्योंकि वह मिर्जा राजा जयसिंह से भी सवाया अर्थात बढ़कर था। जयसिंह जब किशोर अवस्था में पहुंचे तभी औरंगजेब ने उसे दक्षिण में बुला लिया और उसे अपनी सेवा में दक्षिण में रखा। जयसिंह के आमेर लौटने के कुछ दिनों बाद बिशन सिंह की मृत्यु हो गई और जयसिंह को आमेर की गद्दी पर बिठाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद से आमेर राज्य की आंतरिक शासन प्रणाली काफ़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि राम सिंह और बिशन सिंह दोनों को अधिकांश समय अपने राज्य से बाहर रहकर शाही सेवा में रहना पड़ा। इससे सामंत, विशेषकर नरूका सामंतों को अशांति उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त हो गया था। सर्वप्रथम जयसिंह ने इन सामंतों के उपद्रवों को दबाया और पुनः शासन व्यवस्था को स्थापित करने की तरफ ध्यान दिया। यद्यपि औरंगजेब उसे बार बार दक्षिण में आने की फरमान भिजवाता रहा, अंततः 1701 में वह औरंगजेब की सेवा में दक्षिण पहुंचा। सबसे पहले उसे बेदार बख्त के साथ पन्हाला दुर्ग के घेरे हेतु भेजा गया। उसके बाद खेलना का दुर्ग का घेरा डालने का जिम्मा औरंगजेब ने उसको सौंपा। जयसिंह ने कुशलतापूर्वक वहां अपना दायित्व निभाया। फलस्वरूप औरंगजेब ने उसको अनेक पदोन्नतियां प्रदान की। जयसिंह का लगातार दक्षिण में रहना उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहा। दक्षिण में रहने के दौरान उसे मुगलों की निर्बलता का अच्छी तरह से ज्ञान हुआ, साथ ही साथ मराठों की आंतरिक राजनीति की भी जानकारी उसे हुई।
और लगातार दक्षिण में रहने की वजह से मराठा शासकों और क्षत्रपों के साथ उसका मेल जोल और संपर्क बहुत अधिक बढ़ गया। कई अवसरों पर उसने मुगलों और मराठों के बीच मध्यस्थता की। इस प्रकार जयसिंह की साहूजी और कई मराठा सरदारों से मैत्री भी स्थापित हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। मुख्य मुकाबला मुअज्जम और शहजादा आजम के बीच था। चूंकि जयसिंह द्वितीय इस समय शहजादे आजम के साथ दक्षिण में था, अतः उसे आजम का साथ देना पड़ा। परंतु जयसिंह उत्तराधिकार के युद्ध में आजम की हार से पहले ही मुअज्जम के पक्ष में चला गया था। परंतु मुअज्जम, जो आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह उससे प्रसन्न नहीं था। सम्राट बनने के बाद बहादुर शाह ने जयसिंह द्वितीय और जोधपुर के अजीत सिंह को दंडित करने का निश्चय किया और अजमेर के लिए प्रस्थान किया। आमेर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने आमेर को खालसा घोषित किया और बाद में विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया। अर्थात अब जयसिंह मात्र एक मनसबदार रह गया। उसे राज्य की पुनः प्राप्ति की आशा में वह बादशाही शिविर में ही बना रहा। यही स्थिति क्रमशः जोधपुर के राजा अजीत सिंह की भी थी। जय बहादुर शाह दक्षिण में कामबख्श के विद्रोह को दबाने हेतु गया। जयसिंह और अजीत सिंह भी उसके साथ चले, परंतु नर्मदा नदी को पार करने के पहले ही वे बहादुर शाह का साथ छोड़कर वापस लौट आए और उदयपुर के महाराणा से मिले और उनकी सहायता से दोनों राजाओं ने अपने अपने राज्यों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। बहादुर शाह दोनों राजपूत राजाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहता था, परंतु पंजाब में गुरु बंदा बहादुर के नेतृत्व में उठे सिख विद्रोह को ध्यान में रखते हुए उसने राजपूत राजाओं के साथ संघर्ष करने के स्थान पर सुलह करना ठीक समझा। इसके पश्चात जयसिंह द्वितीय के प्रभाव क्षेत्र का लगातार विस्तार हुआ। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और हमेशा की तरह मुगल राजगद्दी के लिए शहजादों में पुनः संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जहांदार शाह विजयी रहा और वह मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने राजपूत राजाओं को संतुष्ट करने और उनका समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से हिंदुओं पर लगे घृणित जजिया कर को हटा दिया और अप्रैल 1712 में जयसिंह को 7000 जात और 7000 सवार का मनसब प्रदान किया। उधर सैयद भाइयों की सहायता से फारूक सियर दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करना चाहता था। जयसिंह ने इस संघर्ष में तटस्थ रहना उचित समझा। 31 दिसंबर 1712 को जहांदार शाह और फर्रुख शेर के मध्य लड़े गए युद्ध में जहांदार शाह पराजित हुआ और फर्रुख शेर सिंहासन पर बैठा। फर्रुख शेर के सम्राट बनते ही जयसिंह ने उसे भेंट नजराना भिजवाया, जिसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अब शासन की बागडोर शहीद बंधुओं के हाथ में आ गई। बड़ा भाई अब्दुल्ला वजीर और छोटा हुसैन अली मीर बख्शी नियुक्त हुआ। सैयदों ने जयसिंह को संतुष्ट करने के लिए 24 जनवरी 1773 को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। जुलाई में उसे सवाई की उपाधि तथा 7000 जात और 7000 सवार का मनसब भी प्रदान किया और 1713 में ही उसे मालवा की सूबेदारी भी दी गई, क्योंकि सैयद बंधु जानते थे जयसिंह की सहायता के बिना राजपूताना को दबाए रखना मुश्किल है और बिना जयसिंह की सहायता से मराठों और अन्य उपद्रवकारी शक्तियों को से निपटना उनके बूते की बात नहीं है। सवाई जयसिंह ने छत्रसाल बुंदेला और बुद्ध सिंह हाड़ा की सहायता से अफगान विद्रोहियों का दमन कर मालवा में शांति और व्यवस्था कायम की। फिर उसने मराठों के मार्गों की नाकेबंदी की और उन्हें मालवा में घुसने से रोका। मराठों के प्रसार और अफगानों के विद्रोह को कुचलने के बाद जयसिंह ने
दिल्ली के दक्षिण में आगरा के आसपास उठने वाली जाटों की शक्ति का दमन करने हेतु कार्य करना शुरू किया। औरंगजेब ने जाटों को दबाने का अथक प्रयास किया था, परंतु उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। औरंगजेब के बाद उनकी शक्ति और बढ़ती गई। सिनसिनी के चूड़ामन जाट के नेतृत्व में वे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगे। फर्रुख सियर ने उनको मनसब प्रदान कर संभल और दिल्ली के बीच मार्ग की सुरक्षा का काम सौंपा, किंतु उसके सख्त व्यवहार से राहगीर एवं उस प्रदेश के जागीरदारों ने बादशाह से शिकायतें करनी शुरू की। इतना ही नहीं, चूड़ामन जाट आसपास के गांवों को लूटने भी लगा और थूण परगने के सभी मनसबदारों और जमींदारों से नजराना भी वसूल किया। ऐसी स्थिति में जयसिंह को दक्षिण से बुलाकर जाटों के विरुद्ध जाने का आदेश दिया गया। जयसिंह ने अपनी और शाही सेना की सहायता से जाट नेताओं का निरंतर पीछा किया और थूण के किले को घेर लिया। जाटों ने दिलेरी के साथ घेराबंदी का सामना किया और समय समय पर जयसिंह की सेना को भारी क्षति भी पहुंचाई। इसी बीच नवंबर 1717 में फर्रुख सियर ने जयसिंह के स्थान पर मोहम्मद अमीन खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इससे जयसिंह को बड़ा धक्का लगा। उधर चूड़ामन जाट ने सैयद अब्दुल्ला खां की मध्यस्थता से दरबार में उपस्थित होने और बादशाही सेवा स्वीकार करने का प्रस्ताव बादशाह के पास भिजवाया। ऐसी स्थिति में फर्रुख सियर ने जयसिंह को घेरा उठाने का आदेश दिया। विवश जयसिंह को युद्ध बंद कर थूण का घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद जयसिंह और सैयद के बीच संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया। बादशाह की आज्ञा अनुसार जयसिंह दिल्ली लौट आया, परंतु दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित हो रहा था। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं का सफाया करना चाहता था और सैयद बंधु बादशाह का। उन दोनों के संघर्ष में सवाई जयसिंह पूरा पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उसके पास इस समय 20,000 सैनिक थे और उसने बादशाह को सैयदों के विरुद्ध युद्ध की सलाह भी दी, परंतु डरपोक फर्रुख सियर ऐसा कदम नहीं उठा पाया। उधर हुसैन अली खां दक्षिण से मराठों की सैनिक सहायता के लिए दिल्ली आ गया। फिर भी जयसिंह ने बादशाह को सैयदों का सामना करने को कहा, परंतु सैयदों के दबाव में आकर फर्रुख सियर ने जयसिंह को अपनी सेना सहित दिल्ली के बाहर चले जाने का आदेश दिया। विवश जयसिंह दिल्ली के बाहर चला गया। फर्रुख सियर ने अपने प्रबल समर्थक को राजधानी से बाहर भेजकर अपने सर्वनाश को न्योता दिया। सैयदों ने अजीत सिंह के साथ मिलकर फर्रुख सियर को सिंहासन से हटा दिया और रफीद उदरजात को सिंहासन पर बैठाया। 17-18 अप्रैल 1719 को फर्रुख सियर की हत्या कर दी गई। उस समय जयसिंह की स्थिति संकटपूर्ण हो गई, फिर भी उसने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का निश्चय किया। फर्रुख सियर के पतन के बाद जयसिंह आमेर चला गया। वहां रहते हुए उसने शहीदों के विरुद्ध अपने गुट को सबल बनाने का प्रयास किया। आगरा में जब विद्रोही सरदारों ने नेकू सियर को सम्राट घोषित कर दिया, तो जयसिंह ने उन्हें अपना समर्थन प्रदान कर दिया। इधर सैयद भी जयसिंह की शक्ति को कुचलने के प्रयास में लगे हुए थे। 1719 को सैयद अब्दुल्ला खां ने नए बादशाह रफीउद्दौला के साथ जयसिंह के विरुद्ध रवाना हुआ, परंतु इसी बीच नया बादशाह स्वर्ग सिधार गया और उसके स्थान पर मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया गया। जयसिंह के विरुद्ध सैनिक अभियान में विलंब हो गया, परंतु अजीत सिंह की मध्यस्थता से सैयदों और जयसिंह में समझौता हो गया। वैसे भी दोनों पक्ष युद्ध नहीं चाहते थे। इसके बाद पहले सैयद हुसैन अली खां की हत्या हुई और बाद में 3 नवंबर 1720 को बिलोचपुर के युद्ध में सैयद अब्दुल्ला खां को परास्त करके बंदी बना लिया गया। इस प्रकार सैयदों का सफाया हो गया। बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जयसिंह 11 नवंबर को दिल्ली पहुंचा और तत्पश्चात लगातार जयसिंह का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता चला गया। जाटों के विरुद्ध
अभियान में शहीदों के कारण सवाई जयसिंह अपने प्रथम अभियान में जाटों का दमन नहीं कर पाया, परंतु मोहम्मद शाह ने जब जयसिंह को पुनः जाटों का दमन करने का दायित्व सौंपा और सितंबर 1722 में उसे आगरा की सूबेदारी प्रदान की। आमेर के कछवाहा शासक अपने निकट पूर्व में जाटों की इस बढ़ती उपद्रवकारी शक्ति को कुचलना चाहते थे और प्रदेश के कुछ परगनों को अपने राज्य में मिलाने की लालसा भी रखते थे। अतः सवाई जयसिंह एक शक्तिशाली सेना के साथ जाटों के विरुद्ध चल पड़ा। थूण पहुंचने से पूर्व ही गृह किले से तंग आकर चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह भी जयसिंह की सेवा में आकर उपस्थित हो गया। चूड़ामन का पुत्र मोहकम सिंह थूण दुर्ग के बारूद खाने में आग लगाकर भाग निकला। इसके बाद थूण पर जयसिंह का अधिकार हो गया। बादशाह ने प्रसन्न होकर जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राज अधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। बदन सिंह को जाटों का नेता स्वीकार कर लिया गया और उसे राजा की उपाधि दी गई। बदन सिंह सवाई जयसिंह के प्रति इतना आभार अनुभव करता था कि वह अपने को जयपुर राज्य का ठाकुर समझता रहा। उसके बाद जयसिंह आमेर में ही बना रहा ताकि वह मुगलों के कई षड्यंत्रों से अपने आप को दूर रख सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह ने अपने शुरुआती दौर में जाटों जैसी उभरती हुई शक्ति को नियंत्रित किया और उसे मुगल सेवा में लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसी प्रकार मुगल दरबार में होने वाली घटनाओं में शहीदों का पतन होने के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा। यद्यपि उसने प्रयास किया कि फर्रुखसियर को शहीदों के चंगुल से निकाल पाए, लेकिन डरपोक और भीरू फर्रुखसियर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और न ही वो ये निर्णय कर पाया कि जयसिंह शहीद बंधुओं की अपेक्षा मुगल साम्राज्य के लिए अधिक बेहतर स्थायी आधार स्तंभ सिद्ध हो सकते हैं। अतः फर्रुखसियर की आक्रमणीयता और निर्णय लेने की अक्षमता की वजह से जयसिंह को कुछ समय के लिए राज सत्ता से बाहर अवश्य रहना पड़ा। लेकिन जयसिंह बहुत जुझारू प्रवृत्ति का व्यक्तित्व था, अतः उसने इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार आने वाली मुश्किलातों का सामना किया और उन मुश्किलों को अपने अनुकूल बनाने में सफलता प्राप्त की। उसने लगातार मुगल दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया और मुगल सम्राट को अपना आश्रित एक प्रकार से बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। मराठों और मालवा में रहते हुए उसने किस प्रकार से कार्य किया, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।